हेलो स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है माइकोप्लाज्मा। ये टॉपिक बीएससी पार्ट 1 के स्टूडेंट्स के लिए है। बॉटनी का फर्स्ट पेपर डाइवर्सिटी ऑफ माइक्रोब्स एंड क्रिप्टोगेम्स, सूक्ष्मजीवों एवं क्रिप्टोगेम्स की विविधताएं। बॉटनी फर्स्ट पेपर हम स्टडी करेंगे और पिछली क्लासेस में हमने आपको वायरस के बारे में बताया था। आज हम नया टॉपिक आपके लिए माइकोप्लाज्मा शुरू कर रहे हैं। माइकोप्लाज्मा सूक्ष्म जीव होते हैं जो जीवाणु से भी छोटे होते हैं। उन्हें बैक्टीरियल फिल्टर से फिल्ट्रेट कर लिया गया था, तो इसलिए इन्हें बैक्टीरिया से भी छोटे आकार का माना गया था। सबसे पहले लुईस पाश्चर ने प्लूरोनिमोनिया डिजीज़ में इस सूक्ष्म जीवों को अध्ययन किया, लेकिन वो इन जीवों को आइसोलेट नहीं कर पाए थे कल्चर मीडियम पर। उसके बाद नॉकार्ड एंड रॉक्स, जो कि फ्रांस के साइंटिस्ट थे, उन्होंने माइकोप्लाज्मा या जो सूक्ष्म जीव थे जिनसे कैटल में प्लूरोनिमोनिया डिजीज़ हो रही थी, उन सूक्ष्म जीवों को कॉम्प्लेक्स कल्चर मीडिया पर आइसोलेट किया और उसको PPLO प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स नाम दिया। इन 1910 बॉरेल ने इनका बाइनोमियल जो द्विनाम पद्धति वाला जो नाम था वो नाम दिया एस्ट्रोकॉकस माइकोइडिस, और उसे बाद में बदलकर माइकोप्लाज्मा कर दिया गया, क्योंकि एस्ट्रोकॉकस एक शैवाल है और इस एस्ट्रोकॉकस माइकोइडिस नेम को इंटरनेशनल बुलेटिन ऑफ बैक्टीरियल नॉमेनक्लेचर द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं हो सकी थी। तो बाद में इसको बॉरेल ने जो एस्ट्रोकॉकस माइकोइडिस नाम दिया था उसको बदलकर माइकोप्लाज्मा दे दिया था। बेसिकली माइकोप्लाज्मा या जो जीव होते हैं सूक्ष्म जीव, इन्हें मॉलिक्यूल्स कहा जाता है और एडवर्ड ने इनको मॉलिक्यूल क्लास में रखा था। तो ये मॉलिक्यूल्स का मतलब होता है सॉफ्ट स्किन ऑर्गेनिजम्स। सॉफ्ट स्किन इसलिए क्योंकि इसमें कोई डिफाइंड सेल वॉल नहीं होती है इन ऑर्गेनिजम्स में। 1929 में नोवेक ने माइकोप्लाज्मा को शाइजोमाइसिटीज़ क्लास में रखा और शाइजोमाइसिटीज़ क्लास के बाद इन 1944 चैनॉक एंड बैरेली ने इन्हें शाइजोमाइसिटीज़ का जो एक ऑर्डर था माइकोप्लाज्मेटेल्स, इस ऑर्डर माइकोप्लाज्मेटेल्स में रखा गया इनको। उसके बाद एडवर्ड ने इन्हें क्लास मॉलिक्यूल्स में रखा। मॉलिक्यूल जिसका कि मतलब सॉफ्ट स्किन विदाउट सेल वॉल होता है। इन 1967 डॉय ने इन्हें सबसे पहले एस्टर्स में जो येलो डिजीज़ जिससे हो रही थी उसका अध्ययन किया और उन्होंने बताया कि ये जो एस्टर येलो डिजीज़ हो रही है ये माइकोप्लाज्मा के समान कुछ सूक्ष्म जीव होते हैं जिनकी वजह से प्लांट्स में या पादपों में एस्टर रोग होता है, एस्टर येलो डिजीज़ होती है, और उसे नाम दिया एमेलोज। लास्ट में आप देखिए माइकोप्लाज्मा लाइक ऑर्गेनिजम्स। अब हम इसके जनरल फीचर्स की बात करते हैं। इसके जो स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर होते हैं, माइकोप्लाज्मा यूनिसेलुलर होते हैं, प्रोकैरियोटिक होते हैं, नॉन मोटाइल होते हैं। यानी माइकोप्लाज्मा एक कोशिकीय सूक्ष्म संरचनाएं होती हैं, प्रोकैरियोटिक होती हैं, इनमें विकसित केंद्रक नहीं होता है, यानी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है। जो न्यूक्लियर सब्सटेंस होता है वो साइटोप्लाज्म में बिखरा हुआ पाया जाता है, यानी यह हम कह सकते हैं कि इसका प्रिमिटिव न्यूक्लियस होता है। और इनकी जो कॉलोनीज़ की शेप्स होती हैं वो ऐसी प्रतीत होती हैं जैसे कि फ्राइड एग्स के समान इनकी कॉलोनीज़ होती हैं। बहुत स्मॉल साइज़ के ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ये पैरासिटिक भी हो सकते हैं और सेप्रोफिटिक भी हो सकते हैं। पैरासिटिक यानी परजीवी के रूप में भी पाए जा सकते हैं, और सड़े गले जो वाहित मल होता है, सीवेज जो होता है, उससे लेकर के एनिमल्स और पेड़ पौधों तक भी में भी ये पाए जा सकते हैं और रोग उत्पन्न करते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स में। तो ये फ्री लिविंग होते हैं, यानी पैरासिटिक फॉर्म में भी पाए जाते हैं एनिमल्स और प्लांट्स में, और सेप्रोफिटिक कंडीशंस में भी ये
पाए जा सकते हैं। दे आर प्लियोमॉर्फिक, बहुआकृति होती है इनकी, यानी सेल वॉल एब्सेंट होती है, उसकी वजह से इनका शेप अलग अलग प्रकार का हो सकता है, लाइक फिलामेंटस, कोकाई, स्टिलेट और इर्रेगुलर। तो इनके शेप गोलाकार हो सकते हैं, तंतुल हो सकते हैं, ताराकार हो सकते हैं और अनियमित पिंड भी हो सकते हैं। तो ये प्लियोमॉर्फिक होते हैं, यानी बहुआकृति के होते हैं। और जैसा कि हमने आपको बताया, सेल वॉल एब्सेंट होती है और आउटर मोस्ट जो बाउंड्री बनती है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, जो कि ट्राई लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है। बैक्टीरियल फिल्टर से ये फिल्टर हो जाते हैं। इनकी बहुत सूक्ष्म जीव हैं। इनकी कोशिकाओं का जो साइज़ होता है, सेल साइज़ इनका 1000 नैनोमीटर से 5000 नैनोमीटर तक होता है। ये बहुत सूक्ष्म जीव इंडिपेंडेंटली रिप्रोडक्शन और अपनी ग्रोथ करने में कैपेबल होते हैं। इनके सेल्स की जो शेप होती है, जो आकृति होती है, वो डिपेंड करती है कि किस कल्चर मीडिया पर इसको ग्रो किया गया है। यानी इनकी जो ग्रोथ होती है उसके लिए स्टीरोल्स की उपस्थिति ज़रूरी होती है। माइकोप्लाज्मा सेल्स फ्री कल्चर मीडियम पर आसानी से कल्चर की जा सकती हैं और ये सेप्रोफिटिक पैरासिटिक भी हो सकती हैं। इसके अलावा सेल वॉल एब्सेंट होती है। ट्रिपल लेयर्ड लिपोप्रोटीन की बनी हुई प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो कि सेलेक्टिव मेम्ब्रेन होती है, वो पाई जाती है। माइकोप्लाज्मा ग्राम नेगेटिव होते हैं। ये ग्राम जो स्ट्रैंड होता है उससे कोई रेस्पॉन्स शो नहीं करते हैं। इनमें डीएनए और आरएनए दोनों प्रेजेंट होते हैं। डीएनए तकरीबन 4% और आरएनए इसका 8% पार्ट बनाता है। 70S टाइप के इसमें राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं और इनकी कोशिकाओं में लिपिड्स कोलेस्ट्रॉल के रूप में पाए जाते हैं। माइकोप्लाज्मा किसी भी एंजाइम के लिए सेंसिटिव नहीं होते हैं, क्योंकि इनमें सेल वॉल एब्सेंट होती है, तो ये रेजिस्ट कर लेते हैं किसी भी एंटी बायोटिक्स को। फॉर एग्ज़ाम्पल, क्योंकि इनमें ये एंजाइम्स के लिए, ये किसी भी एंजाइम के लिए सेंसिटिव नहीं होते हैं। इनमें सेल वॉल एब्सेंट होती है और इनकी कोशिका जो भित्ति होती है, सेल वॉल पे जो रिएक्ट करने वाले एंटीबायोटिक्स होते हैं, फॉर एग्जांपल पेनिसिलिन, वैनकोमाइसिन, इनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जो कोशिकाएं होती हैं, उनकी जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती हैं, उनको प्रभावित करने वाले एंटीबायोटिक्स जो होते हैं, लाइक टेट्रासाइक्लिन एक्सेट्रा, ये इस पर लीथल इफ़ेक्ट डालते हैं। ये इसके डिफरेंट शेप्स हैं। शेप ऑफ माइकोप्लाज्मा: फिलामेंटस, कोकाई, स्टिलेट एंड इरेगुलर टाइप ऑफ शेप्स। स्ट्रक्चर ऑफ सेल: अगर हम इसकी कोशिका संरचना के बारे में अध्ययन करते हैं तो हमने आपको बताया कि ये यूनिसेल्युलर स्ट्रक्चर्स होते हैं। एक कोशिकीय, गोलाकार, फिलामेंटस, कोकाई या इरेगुलर शेप की इनकी कोशिकाएं होती हैं, लेकिन यूनिसेल्युलर स्ट्रक्चर होता है जिन पर सेल वॉल एब्सेंट होती है। प्रोकैरियोटिक यूनिसेल्युलर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। आउटर मेम्ब्रेन सेल वॉल नहीं होने के कारण जो आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन होती है माइकोप्लाज्मा सेल की, वो यूनिट प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, इकाई प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो कि ट्रिपल लेयर्ड होती है, त्रिस्तरीय संरचनाएं होती है, लिपोप्रोटीन और फॉस्फोलिपिड्स की बनी हुई होती है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है। जो न्यूक्लियर पार्ट होता है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन द्वारा न्यूक्लियस परिबद्ध संरचना नहीं होती है, बल्कि न्यूक्लियोइड फॉर्म में न्यूक्लियस पाया जाता है, जिसमें डीएनए, आरएनए या जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो साइटोप्लाज्म में फ्री होता है। 70S टाइप के राइबोसोम्स इनकी कोशिकाओं में पाए जाते हैं। डीएनए, आरएनए न्यूक्लियोइड फॉर्म में होता है। इसके अलावा इसका जो डीएनए होता है वो नेकेड, सर्कुलर और डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, जबकि आरएनए सिंगल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है और इसमें बहुत से प्रोटीन्स और एंजाइम्स और मेटाबोलाइट्स इनकी कोशिकाओं में पाए जाते हैं। ये इसकी कोशिका की संरचना है। आप देखिए, आउटर मोस्ट लेयर इज
सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जिसे हम बोलते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिपोप्रोटीन और फॉस्फोलिपिड की बनी हुई ट्रिपल लेयर त्रिस्तरीय संरचना होती है और ये सेलेक्टिव मेम्ब्रेन होती है। आरएनए फाइब्रिल के फॉर्म में बिखरी हुई अवस्था में साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं और ये जीनोम जो डीएनए है ये बिखरी हुई अवस्था में कुंडलित द्विकुंडलित संरचना होती है जो कि फ्री रहता है। राइबोसोम्स पाए जाते हैं साइटोप्लाज्म में 70S टाइप के, और इसमें कभी कभी रिक्तिकाएँ भी पाई जाती हैं। माइकोप्लाज्मा की कोशिकाओं में जो कोलेस्ट्रॉल एस्टर के फॉर्म में पाया जाता है वो एनिमल सेल से इसकी सिमिलरिटी को शो करता है। इसके अलावा इसमें मीजोसोम्स एब्सेंट होते हैं और तकरीबन 40 टाइप के एंजाइम माइकोप्लाज्मल सेल में पाए जाते हैं। समय समय पर अलग अलग वैज्ञानिकों ने ऑन द बेसिस ऑफ दियर सेल्युलर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, इनकी कोशिकीय संरचना और कार्यशैली को ध्यान में रखते हुए माइकोप्लाज्मा को विभिन्न जो साइंटिस्ट थे, जो विभिन्न वैज्ञानिक थे, इन्होंने अलग अलग नाम से माइकोप्लाज्मा को नाम दिया। प्रोकैरियोट्स विदाउट सेल वॉल, यानी ऐसे प्रोकैरियोट जिन पर सेल वॉल एब्सेंट होती है। बैक्टीरिया विदाउट कोट्स, यानी आवरण रहित जीवाणु भी माइकोप्लाज्मा को नाम दिया गया। माइकोप्लाज्मा को जोकर ऑफ प्लांट किंगडम या जोकर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी भी बोला जाता है। मॉलिक्यूल सॉफ्ट स्किन ऑर्गेनिजम्स माइकोप्लाज्मा को नाम दिया गया। इसके अलावा माइकोप्लाज्मा को फाइटोप्लाज्मा, ग्लैक्सोप्लाज्मा, ऑक्जेलोप्लाज्मा आदि नामों से जाना जाता है। तो ये हमने स्टडी किया माइकोप्लाज्मा के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स। नेक्स्ट क्लास में हम माइकोप्लाज्मा का रिप्रोडक्शन, ट्रांसमिशन एंड डिसीजेस के बारे में स्टडी करेंगे। थैंक यू।